अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल जिस स्टोरी का मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, उसी का आज आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी मुझे भेजी थी खालिक सैयद ने टेक्सास अमेरिका से। खालिक सैयद ने जो मुझे एक सीक्वेंस भेजा है, डिटेक्टिव, इस एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर जो अपनी जिंदगी में जब कहीं पे कोई कत्ल हो जाता है और उसका सुराग लगाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे बहुत सी ऐसी बातें उनकी आंखों के सामने आती हैं जो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि ये किसी इंसान का नहीं, किसी माफूकुल फितरत मखलूक का कारनामा है। लेकिन क्योंकि उनका शोबा ऐसा है और उनको सिखाया यही जाता है कि आपने जो कुछ भी नजर आए, आपने यही समझना है किसी इंसान की कारस्तानी है और इंसान तक ही पहुंचना है, क्योंकि इंसान दूसरों को भटकाने के लिए कि कोई उस कत्ल का सुराग ना लगा सके, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो देखने वालों को लगता है किसी इंसान का नहीं, किसी जिन का काम है, किसी शैतान का, किसी आत्मा का, किसी चुड़ैल का, किसी डाइन का काम है। लेकिन आपने अपना फोकस इंसान पे ही रखना है। जब वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो उसके बावजूद कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका उनके दिमाग के अंदर कोई जवाब नहीं होता। वो चीजें खुद एक सवाल होती हैं। जो कल कंटिन्यू में कहानी कर रहा था, उसको रिकैप के तौर पे थोड़ा सा बता देता हूं। लाश मिली थी एक ऐसी लड़की की जिसको पूरी जिस्म को प्लास्टिक की एक तार से इस तरह लपेटा गया था कि एक परत तार की मुश्किलों से उतारी गई तो उसके जिस्म के नीचे एक और उससे भी बारीक तार से उसके वजूद को लपेटा गया था। जब उसको भी खोला गया तो उसके आज़ा, दिल, गुर्दे, फेफड़े, जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकाल के उसी बारीक प्लास्टिक की डोरी से बांध के वापस अपनी अपनी जगहों पर रख दिया गया था। और उसके ऊपर पहले एक पतली डोरी की तह से लपेटा गया और फिर एक मोटी डोरी की तह से। लेकिन उस फ्लैट के अंदर जो एक अजीबोगरीब चीज थी, उसके जितने भी शीशे मौजूद थे खिड़कियों के, उनके ऊपर ब्लैक कलर किया गया था और उस ब्लैक कलर के ऊपर अक्सर कागज के टुकड़े चिपके हुए थे जिनको काटा गया था किसी अखबार से या एक प्रिंट किया हुआ सफा। वो जगह जगह पे लगे हुए थे, उनकी कोई समझ नहीं आती थी। और जब फिंगरप्रिंट लिए गए तो फ्रिज के ऊपर इस अंदाज में फिंगरप्रिंट मौजूद थे जैसे किसी ने अपने हाथों को तरतीब से एक के बाद एक और उसी के नीचे लाइन खींचकर फिंगरप्रिंट दिए हों। और जब उन्होंने उन फिंगरप्रिंट को चेक किया तो पता चला कि ना वो फिंगरप्रिंट उस लड़की का था जो उस फ्लैट में मरी थी, बल्कि एक सिर्फ 2 फिंगरप्रिंट उस पूरी घर के अंदर उस लड़के के मिले थे जो इस फ्लैट का मालिक था। और बाकी फिंगर एक ऐसी औरत के मिले थे जिसको मरे हुए भी कई साल गुजर गए थे। यानी जो लड़का इस फ्लैट में रह रहा था, उसकी पैदाइश से भी पहले वो औरत मर चुकी थी। तो वो मरी हुई औरत के फिंगरप्रिंट उस घर के फ्रिज पे, मुख्तलिफ जगहों पे, दरवाजों पे क्या कर रहे थे। एक उलझा हुआ अजीबो गरीब शौक था। और जब उस लड़के को ढूंढने की तलाश को शुरू हुई, अखबार में इश्तिहार दिया गया कि ये एक लुटेरा है, किसी के पास भी इसकी मालूमात हैं तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जो मालूमात मिली थी वो इंतहाई हैरान कुन थी। वो लड़का जो काफी दिनों से लोगों को नजर नहीं आया था, वो एक ही टाइम पे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद था। वहीं लगे हुए सीसीटीवी कैमरे ने उसको रिकॉर्ड किया था। अगर वो एक गैस स्टेशन पे, जिसको हम पेट्रोल पंप कहते हैं, यहाँ पे गैस स्टेशन कहते हैं, वहां पे वो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा रहा था तो खड़ा कैमरे की तरफ देख रहा था, उसी लम्हे, उसी दिन, उसी टाइम में वो एक और ग्रोसरी स्टोर, यानी जहां से आप घर के खाने पीने का सामान खरीदते हैं, वहां मौजूद था और सेम एक कैमरे के सामने खड़ा कैमरे को घूर रहा था। इसी तरह वो किसी पार्किंग लॉट में मौजूद था, जहां जहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, वहां वहां वो उसी दिन, उसी टाइम, उसी लम्हे मौजूद था। नामुमकिन सी बात,
इसने सबके सर चकरा दिए थे। इस बात से कि एक शख्स एक ही टाइम में मुख्तलिफ जगहों में कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे ही कैमरे की तरफ वो देखता था, और मैं और मेरे कुछ और कोलीग भी जो बैठे उसकी इस वीडियो को जो हमें भेजी गई थी उसको देख रहे थे, तो उनमें से एक दो ऐसे थे जिनको बाकायदा वॉमिट सी आ गई, उल्टी आ गई और उठ के बाहर चले गए। लेकिन मेरा वो सीनियर जो मेरे साथ मौजूद था वो उस वीडियो को बहुत गौर से देख रहा था, और वीडियो को गौर से देखते देखते एकदम से उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई और उसके मुंह से एक गाली निकली और उसने कहा, उठो चलो। और मैं उससे पूछ ना सका कहां जाना है। मैं उठकर खड़ा हो गया और उसके पीछे चल पड़ा। हम दोनों जाकर गाड़ी में बैठे और वो तेजी से गाड़ी चलाता हुआ उसी फ्लैट के अंदर पहुंच गया जहां उस लड़की की लाश मिली थी, और लाश भी तब जब वो गलना सड़ना शुरू हो गई थी, उस लाश से बदबू आना शुरू हो गई थी। तो तभी हमसायों ने बताया था कि काफी दिन हो गए हैं, हमने उस लड़के को भी नहीं देखा, लेकिन इस फ्लैट के अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। और जब उस फ्लैट में पुलिस को कॉल की गई और पुलिस ने देखा था तो वहां पे उस लड़की की लाश मिली थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उस लड़की के बारे में जो पता चला था वो ये था कि दम घुटने से वो मरी है, लेकिन उसकी आंखें इस अंदाज में खुली हुई थीं जैसे कोई अपने सामने इंतहाई खौफनाक मंजर को देख लेता है, एक ऐसे भयानक मंजर को जिसको देखते ही आप जोर से चीख मारते हैं, एक ऐसी जोरदार चीख जो इस बात का इजहार होती है कि आपके सामने इतना डरावना मंजर है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल खो चुके हैं और खौफ के मारे एक बहुत बड़ी चीख मार रहे हैं, और वो खौफ आपकी आंखों में भी नजर आता है। वैसा ही खौफ उस मरी हुई लड़की की आंखों में था, और उसका मुंह भी ऐसे ही खुला हुआ था जैसे चीख मारते हुए उसकी मौत वाक़ई हुई हो। मैं अपने उस कुलीग के साथ जैसे ही दोबारा उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ, उस कैमरे में देखने वाली उस फुटेज के दौरान जब वो लड़का मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा कैमरे के अंदर देख रहा था, पता नहीं मेरे उस कुलीग ने क्या ऐसा देखा था जैसे कह रहा हो कि वो कैमरे में नहीं देख रहा, कोई सबूत दे रहा है, इसलिए वो इस फ्लैट में आया था। और आते ही जो खिड़की पे काला रंग किया गया था और जा बजा मुख्तलिफ कटिंग थी अखबारों की और वैसे कागज़ों की जो लगाई गई थी, उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तमाम फ़ॉन्ट तकरीबन एक ही जैसे थे। मुझे समझ ना आई कि ये कहां सर खपा रहा है। कोई पागल था, जनूनी था, टुकड़े काटता था अखबारों के और मुख्तलिफ प्रिंट निकाल के लगा देता था। इससे क्या सबूत मिलेगा? लेकिन पढ़ते 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 एक जगह पे गया और वहां पे एक तहरीर ऐसी थी जिसके ऊपर एक छोटा सा नाम लिखा हुआ था और उसके ऊपर सर्कल हुआ था। ये बिल्कुल एक आम सी बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो तमाम फॉन्ट को देख के हमारे पास एक बाकायदा यूं समझिए एक मशीन होती है जिसमें हम चीजें डाल के अंदाजा लगा लेते हैं क्या, और ऐसा ही उसने किया। वहीं पे खड़े खड़े उसने एक नाम बोला। मैंने उससे कहा, ये कौन है? उसने कहा, हमें चेक करना होगा। हम वहां से बाहर निकले और हमसायों से पूछना शुरू किया। जैसे ही पहले हमसाये से एक नाम के बारे में पूछा तो उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, वो तो यहीं रहता है। कौन है वो? उसने कहा, बहुत अच्छा इंसान है, नजर बहुत कम आता है, लेकिन जब भी नजर आता है सबसे बहुत प्यार से मिलता है, हाय हेलो से मिलता है, कि इंतहाई खुश इखलाक बंदा है। दूसरे से उसके बारे में पूछा गया और जैसे जैसे हम लोगों से पूछते जा रहे थे तो सबका एक ही कहना था, वो बहुत अच्छे इखलाक का मालिक है, बहुत अच्छा इंसान है। और उसका घर बिल्कुल ही जहां पे कत्ल हुआ था उसके पास ही उसका घर था। अब वो लड़का जिसका लुटेरा के नाम से इश्तिहार दिया गया था वो तो अखबार में देखने की वजह से लोगों ने हमें बता भी दिया था, और जिन लोगों के पास वीडियो थी उन्होंने वीडियो भी सेंड कर दी थी, लेकिन उस वीडियो ने हमें और उलझा दिया था। एक ही शख्स मुख्तलिफ जगहों में एक ही टाइम में कैसे हो सकता है? वहीं पे उस नाम के पीछे जब हम लगे और हमसायों ने बताया तो हम उस घर के बाहर खड़े थे जो उसी शख्स का घर था। बाहर से तो कोई इतना खूबसूरत घर नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे के हैंडल को खोला तो अंदर से घर लॉक नहीं था। मैं और मेरा कोलीग हम दोनों अंदर दाखिल हो गए।
घर इतना अंदर से चमक रहा था जैसे इस घर को बार बार साफ किया जाता हो। इस अंदाज में साफ सुथरा, बाहर से इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर उसकी ऐसी सफाई सुथराई की गई थी, उसको इतना खूबसूरत बनाया गया था जैसे हर 6 घंटे बाद, 3 घंटे बाद इसको साफ किया जाता हो। हम एक एक चीज का बगौर जायजा लेते हुए और उस शख्स तक पहुंचना चाहते थे जिसका वो घर था, जिसके बारे में सबने कहा था बहुत जबरदस्त शख्स है, लेकिन हम उससे पूछताछ करना चाहते थे। ऊपर लिविंग रूम में, किचन में, बाथरूम में, हर जगह पे हमने उसको देख लिया, वो कहीं पे भी नजर ना आया। अगर दरवाजा अंदर से लॉक नहीं है या वो बाहर भी गया है, दरवाजा लॉक करके नहीं गया, तो इसका मतलब यही था वो घर में मौजूद है। हम उसे ढूंढते ढूंढते एक ऐसे दरवाजे के करीब पहुंचे जिससे अंदाजा होता था जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो वो सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। इसका मतलब है नीचे एक बेसमेंट था। सीढ़ियों का दरवाजा जैसे ही आराम से खोला गया कि आवाज पैदा ना हो, हम नहीं चाहते थे कि अगर वो कहीं है तो वो भाग जाए, कहीं और से रास्ता हो वहां से निकल जाए। सीढ़ियों का दरवाजा खोलने के बाद मेरा सीनियर आगे बढ़ा और उसने पहला कदम लकड़ी की उस सीढ़ी पे रखा, टक। लेकिन वो अब एहतियात बरत रहा था उसके पांव की आवाज नीचे ना जाए, और वो टक टक इंतहाई आहिस्ता से पांव रखता हुआ आगे बढ़ रहा था, और मैं भी एहतियात के साथ पांव रखता हुआ उसके पीछे सीढ़ियों के नीचे उतर रहा था कि हमारी आवाज पैदा ना हो। नीचे एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था, नीचे एक रोशनी थी, और चलते चलते जैसे ही हम दोनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे खड़े हुए तो हमने इर्द गिर्द का जायजा लिया। काट कबाड़ पड़ा हुआ था, लेकिन सामने ही एक मंजर था। वही शख्स बैक करके बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था, और वो इस अंदाज में था जैसे ही हमने उसकी तरफ देखा तो वो अपने हाथ ऊपर बढ़ा रहा था। ऊपर शेल्फ पे कोई चीज रखी हुई थी जिसको वो उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना हाथ इस तरह शेल्फ में मारा जैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो वो चीज कहां है। फौरी तौर पे मेरे सीनियर ने अपना पिस्तौल निकाला और मैंने भी उसे देखते हुए पिस्तौल निकाल लिया। हम दोनों ने अपने पिस्तौलों को अपने हाथ में पकड़ा और एकदम से आवाज लगाई, रुक जाओ वहीं पे, हरकत मत करना वरना गोली मार देंगे, जिस जगह पे हो वहीं पे रुक जाओ। वो शख्स जो हमारी आंखों के सामने अपने हाथ से ऊपर टटोल रहा था, और जैसे ही हमने उसे कहा जहां पे हो वहीं पे रुक जाओ, उसने अपना हाथ नीचे कर दिया। अब उसकी बैक हमारी तरफ थी, मुंह दूसरी तरफ खड़ के उस तरह खड़ा हो गया। तो मेरे सीनियर ने उसे ऑर्डर दिया, मुंह हमारी तरफ करो। वो घूमा नहीं, फिर से सख्ती से कहा घूम जाओ। वो अपनी जगह पे खड़ा रहा। मेरे सीनियर ने मुझे आंख से इशारा किया कि जाओ पीछे से जाके इसको पकड़ लो, हथकड़ी लगा दो। मैं पिस्तौल थामे हुए बहुत एहतियात से कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था कि कहीं जो कहना नहीं मार रहा, इसका मतलब है वो लड़ने के लिए तैयार है। हमारा ये एक्सपीरियंस होता है, जब एक दफ़ा कह दिया जाए जो ताउन करने को तैयार होता है उससे हमें डर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताउन नहीं करते, आखिरी लम्हे में कोई ना कोई हरकत करते हैं, कोई चीज़ उठा के मारते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं अलर्ट था। मैं जैसे उसके करीब पहुँच गया, एक हाथ से मैंने फिर भी पिस्तौल थामा हुआ था उसको डराने के लिए, और दूसरे हाथ से मैंने हथकड़ी पकड़ ली। और जैसे ही मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो बहुत ज़्यादा अलर्ट था मेरा कलीग जो था, वो और ज़्यादा अलर्ट हो गया कि अगर कुछ भी इसने हमला करने की कोशिश की तो मैं अलर्ट रहूं। और मैं उसके जब बाजू के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसे मैंने अपने एक हाथ से जिसमें हथकड़ी थी उसके दोनों हाथों को पकड़ा। बाजू उसके साइडों पे थे, दोनों बाजू को मैंने पीछे किया। उसने कुछ भी आगे हरकत नहीं की, वो बिल्कुल आहिस्ता से खड़ा रहा जैसे कुछ भी करने को वो तैयार नहीं है। और मैंने जल्दी से वो हथकड़ी उसको पीछे से लगा दी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जिसको मैं हथकड़ी लगा रहा हूं उसने तो कोई जुम्बिश भी नहीं की, उसने तो कोई हरकत भी नहीं की। मैं हथकड़ी लगा चुका। अब वो मरहला था जब मैं उसको पकड़ के घुमाने की कोशिश करता। जैसे ही मैंने उसके बाजू पे हाथ लगाया तो मैं एकदम से चौंक पड़ा। मेरे कोलीग ने पूछा क्या हुआ, तो क्या अब हमें डरने की जरूरत नहीं थी, उसके हाथों में हथकड़ी थी। तो मैंने उसे कहा ये मर गया है। क्या? ये कैसे मर सकता है? अभी तो ये ऊपर शेल्फ से कुछ उठा रहा था। उसने भी पिस्तौल वापस रखा, चलता हुआ पास आया, और जैसे ही आपके हमने उसे देखा तो वो तो अकड़ा हुआ था, ऐसा ठंडा हो चुका था जैसे
अभी अभी अगर हमारी आंखों के सामने सिर्फ इतना ही तो था, हमने कहा था अपने हाथ ऊपर उठाओ, और वो एक जगह पे रुक गया था। और उस लम्हे अगर उसको दिल का दौरा पड़ा था या मरा भी था तो उसका वजूद अभी गर्म होना चाहिए था। उसका वजूद तो बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे मरे हुए कई दिन हो गए हैं, मरे हुए कई घंटे हो गए हों। क्या वो मरा हुआ खड़ा है? हमने फोन किया और पीछे से पुलिस को बुलाया। उन्होंने आके अपनी एक कार्रवाई की और उसके बाद उस शख्स की लाश को वहां से उठा लिया गया। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उससे पता लगा कि उसको मरे हुए 7 दिन हो चुके थे। बिल्कुल वही टाइम जिस वक्त वो ऊपर लड़की मरी थी, जिस लम्हे जिसके उसकी मौत हुई थी, उसी लम्हे उसी टाइम ही इसकी भी मौत हुई थी। लेकिन एक भयानक सी बात थी, एक खौफनाक सी बात। और वो खौफनाक सी बात यह थी कि वो शख्स जो मरे हुए 7 दिन पहले मर चुका था, हमारी आंखों के सामने कैसे वो हरकत कर रहा था। हमने उसको शेल्फ से कुछ उठाते हुए देखा था और उसके बाद वो रुक सा गया था। उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से वही प्लास्टिक की तार मिली जो उस लड़की के वजूद के ऊपर लपेटी गई थी। उस प्लास्टिक की तार को, डोरी को जब पोस्टमार्टम के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया तो पता चला उसके अंदर 7 दांत मौजूद थे, लेकिन यह ना पता चल सका वो किसके दांत थे। लेकिन उस लड़की के ऊपर जिस डोरी को लपेटा गया था वो और ये डोरी बिल्कुल सेम थी। लगता था इसी बंडल से ही, ये जो बंडल सा मिला था डोरी का, इसी बंडल को ही कुछ हिस्से से उस लड़की को बांधा गया था और खाली जो बाकी बच जाने वाला बंडल था वो यही था। ये तो एक सबूत मिल गया था, जिस प्लास्टिक की डोरी से वो लड़की बंधी थी उसका बकिया बंडल यहां मिला था, लेकिन उसके अंदर दांत किसके थे कोई पता ना चल सका। लेकिन मेरा कुलीग जब अपने घर पहुंचा तो इस अंदाज में खामोश हो गया कि समझ ही ना आ सकी। उसके बाद भी ऑफिस आया तो बिल्कुल चुप चुप सा था। उससे बात करने पे पूछा गया क्या हुआ है तो मुकम्मल खामोश रहा। समझ ना आ सकी उसको क्या है, यहां तक कि वो अपने घर में भी बैठा होता तो खिड़की के बाहर मुसलसल देखता रहता और खामोश रहता। ये वही मेरा सीनियर था जिसने कैमरे से उसकी आंखों को पहचाना था और भागता हुआ गया था, एक नाम निकाला था और हम उस तहखाने में पहुंचे थे। उस मरे हुए शख्स को देखा था जो हमारे सामने हरकत कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया उसको मरे हुए 7 दिन हो गए हैं। लेकिन यह केस भी यहीं पे बंद हो गया। कोई चीज इसको सुलझा ना सकी कि उसके साथ क्या हुआ। और जो अगला केस था वो मुझे इसलिए दिया गया था कि वहां पे एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर जिसको वो केस मिला था, लेकिन केस मिलते ही एक ही दिन के अंदर शाम के टाइम उसको पता चला था और रात को वो अपने घर रहने के लिए आया था तो सुबह पता चला था कि उसकी मौत वाक़ई हो गई है। और जब ये मुझे केस मिला और मैंने देखा तो हमारा वो जो सीनियर एक इन्वेस्टिगेटर जिसको इस फील्ड में 28 साल हो गए थे, वो अपने घर में मुर्दा पाया गया था। लेकिन अपना बेड का वो बॉक्स, यहां पे बहुत सारी जगहों पे, हर मुल्क में तकरीबन कुछ बेड होते हैं खास किस्म के, तकिए वाली साइड पे उनके अंदर बड़ा सा एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें आप सामान भी रख सकते हैं, जो बिल्कुल बैक साइड होती है, जहां पे आप तकिए रखते हैं उसकी बिल्कुल बैक साइड पे। वो अपने घर के उस बेड के खाने में मुर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन एक चीज जो उसके चेहरे पे थी, उसकी आंखें खौफ से ऐसे खुली हुई थी जैसे उसने किसी भयानक चीज को देख लिया हो, और उस चीज को देखने की वजह से उसने चीख मारने की कोशिश की थी और उसका मुंह इस अंदाज में खुला हुआ था जैसे उसने एक जोरदार चीख मारने की कोशिश की है, लेकिन वो चीख नहीं मार सका। अगर उसने चीख मारी भी थी तो उसके घर वालों ने उस चीख को नहीं सुना था, क्योंकि वो घर में जहां रहता था उसकी फैमिली भी थी। वो कहते हमने किसी चीख को नहीं सुना। तो वो क्या किसी खौफ की वजह से मर गया था? सवाल यह था, अगर खौफ की वजह से किसी चीज को देख के वो मर भी गया है तो कैसे वो अपने बिस्तर के उस बॉक्स के अंदर जाके लेटा और उसके बाद उसने मरने के बाद बॉक्स को बंद भी कर दिया? या
पहले ही वो लेट गया था जब वो जिंदा था, और उसके बाद उसने कुछ देखा और खौफ से उसने चीख मारने की कोशिश की, उसकी आंखों में खौफ उतर आया और वो बॉक्स खुद ब खुद बंद हो गया। तो क्या किसी ने उसको कत्ल किया था? लेकिन घर का दरवाजा तो तोड़ा गया था, वो अंदर से बंद करके सोया था, तो इसका मतलब है घर में कोई भी दाखिल नहीं हुआ। तो वो कैसे मरा था? उसके चेहरे पे खौफ कैसा था? जब ये केस मुझे दिया गया तो मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पे वो कोरियन फैमिली रहती थी। उस घर में 3 लोग रहते थे, मियां बीवी और उनकी एक 8 महीने की बच्ची। वो केस कुछ ऐसा था कि शौहर, बीवी और बच्ची बिस्तर पर सो रहे थे। सुबह हुई, उठे, अपने अपने काम में लग गए। बीवी खाना पकाने की तैयारी कर रही थी, बच्चे को कोई फूड वगैरह भी दे रही थी। शौहर कमरे में थे। जब वो कमरे से बाहर निकले तो कुछ को उनको अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने किचन में देखा, बीवी वहां पे नहीं है, बच्ची भी नहीं है। उन्होंने आवाजें दी और जब आवाजें देते हुए बाथरूम में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, बीवी बाथरूम के नीचे गिरी हुई है और मर चुकी है। उन्होंने पुलिस को इतला दी थी। घर में अपनी बच्ची को ढूंढते रहे, घर में बच्ची ना मिल सकी। पुलिस आई, उन्होंने देखा, हमारी जो सीनियर 28 साल जिनकी मुलाजमत थी वही पहुंचे। उन्होंने आके सारा देखा। शाम का ये वाकया था। वो सारा पुलिस को बुलाया और सारा जाए वकुआ देखा। रात को सोए, सुबह उनकी मौत हो गई। मुझे भेज दिया गया कि तुम जाके देखो। मैंने भी जाके उस मंजर को देखा तो मंजर अभी तक वहीं का वहीं था। कोरियन फैमिली थी, उनके जितने भी घर के पर्दे थे वो सारे ब्लैक थे, शीशे भी ब्लैक थे। मेरे साथ मेरा एक जूनियर था। जब हम उस घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो मेरे जूनियर, जो कभी कॉलेज में कोरियन लोगों के साथ पढ़ता था, तो उसने मुझे बताया कि इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है। ये लोग कहते हैं कि आप अपने घरों के शीशों को ब्लैक रखें, उसके आगे भी काले पर्दे डाल दें ताकि बाहर से कोई देख ना सके। अगर आपके शीशे काले नहीं होंगे, उन पे काले पर्दे नहीं होंगे, कोई भी ऐसी बलाएं, आत्माएं, जिन्नात, डाइन, चुड़ैल कोई भी देखती है, तो अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची हो तो उसको उठाकर ले जाती है। इसलिए ये लोग अपने पर्दे काले रखते हैं, शीशे भी काले रखते हैं। मैंने उन शीशों और पर्दों को देख के कहका लगाया कि यार ये तो बहुत ही तोहम परस्त कौम है। क्या ये ऐसे समझते हैं? ये तो कई हाथ आगे चले गए हैं कि शीशे अगर काले नहीं होंगे तो बच्ची को कोई भूत प्रेत उठाकर ले जाते हैं। ये कैसा वहम है इन लोगों का। लेकिन अब मसला ये था, इस घर में बच्ची नहीं थी। शौहर को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया। उससे जो कहानी मुझे सुनने को मिली वो वही सेम कहानी थी जो पहले भी सुना रहा था, कि जब वो कमरे से बाहर निकला और अपनी बीवी को आवाजें देता हुआ किचन में गया, किचन में वो नहीं थी, बाथरूम में गिरी पड़ी थी, मर चुकी थी। बेटी को तलाश किया, 8 महीने की बेटी वहां पे मौजूद नहीं थी। मैंने जब उस घर की तलाशी ली तो उस घर में एक अलमारी में कई किताबें मुझे रखी हुई नजर आईं। मैं उन किताबों को खोल खोल कर देख रहा था तो एक बात, क्योंकि मैं जबान तो पढ़ नहीं सकता था, एक बात मुझे क्लियर हो गई कि ये उनकी अपनी कोरियन जुबान की लिखी हुई किताबें हैं, लेकिन उसके ऊपर जो तस्वीरें बनी हुई हैं उन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये कोई जादू की किताबें हैं, किसी जंतर मंतर की किताबें हैं। जैसे कोई जादू करता है, जंतर मंतर करता है तो ऐसी किताबें पढ़ता है, वैसी ही किताबें थीं। वहीं बाहर लिविंग रूम में एक डायरी मिली, एक कैलेंडर रखा हुआ था। उस डायरी को जब मैंने खोला तो उस खास डेट के ऊपर एक गोल सर्कल बना हुआ था, और उस डेट को जब मैंने देखा तो ये वही डेट थी जिस वक्त वो औरत मरी थी। तो क्या किसी ने सर्कल पहले ही लगा दिया था कि इस दिन मौत होनी है? ये क्या माजरा है? ये सारी चीजें मैंने देखी। किचन में गया तो किचन में वाकई
खाने पकाने का सामान, कुछ सब्जियां इस अंदाज में काट के रखी गई थी जैसे एहतमाम हो रहा हो खाना पकाने का। यानी वो औरत खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। उसने सब्जियां और चीजें काट के रखी थी कि उसको मौका ही ना मिला। खैर, हमने वहां पे अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद फोटोग्राफ जो आने थे उनको देखना था, क्योंकि वहां बैठ के फिर हम फोटोग्राफ देखते हैं। मैं फोटोग्राफ वगैरह देख रहा था कि उसके शौहर को आज हमने बुलाया हुआ था इन्वेस्टिगेशन के लिए, आज दूसरी दफा। मुख्तलिफ तस्वीरों को सामने रखकर मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि एक और इतला मिली। वो शौहर जो हमें मिलने के लिए आना चाहते थे, वो बाहर पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी गाड़ी के अंदर मुर्दा पाए गए थे। मैं और मेरा वो जूनियर कोलीग भागते हुए वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो अपनी सीट पे बैठे हैं इस अंदाज में जैसे वो गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते थे। गाड़ी के अंदर उन्हें चाबी तो लगा दी थी, लेकिन इंजन को स्टार्ट नहीं किया था, और वहीं पे बैठे बैठे उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। इसने देखा और हाय हल्लो करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो और परेशान हुए कि ये बोल क्यों नहीं रहे। करीब गए और उनको फिर से कहा तो वो एक ही अंदाज में बैठे हुए हैं और फिर भी जवाब ना मिला। तो उन्होंने शीशे को नॉक किया। शीशे के नॉक करने पे भी कोई जवाब ना आया तो हैरान हुए और उसके बाद जोर जोर से आवाजें दी, गाड़ी को हिलाया, जितनी भी हरकत की और कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। और जब गाड़ी का बगौर जायजा लिया गया तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि बाज़-औक़ात गैस लीक हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, दम घुटने से इंसान मर जाता है। लेकिन एक बात हैरान कुन थी, वो इस अंदाज में बैठा था कि उसकी निगाह ऊपर शीशे की तरफ थी। वो शीशा जिसको बैक मिरर कहते हैं, जिसमें आप पीछे का मंजर भी देख सकते हैं और जो आपके पीछे बैठा होता है आप उसको भी देख सकते हैं। उसकी आंखें शीशे की तरफ थी, मुंह इस तरह खुला हुआ था जैसे उसने जोरदार चीख मारी हो। एक ऐसी चीख जैसे कोई भयानक मंजर को देख लेता है तो खौफ के मारे उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है। उसकी भी आंखें ऐसे खौफ से फटी हुई थी और उसका मुंह इस अंदाज में था जैसे वो जोर से चीख मारता हुआ मारा गया हो। ये क्या था मुझे समझ ना आया। मैं अपने जूनियर को लेके फिर से उस फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ। जब उस फ्लैट के अंदर हम फिर से पहुंचे तो वहां पे अब फिर से मैं चीजों का बगौर जायजा ले रहा था। जिस शौहर पे हमें शक हो रहा था वो तो खुद खौफ के मारे मारा जा चुका था, वैसे ही जैसे उसकी बीवी भी ऐसे मरी थी जैसे बाथरूम के सामने वो गई हो और किसी चीज को उसने देखा हो। खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और मुंह से इस अंदाज में जैसे चीख मारती हुई वो मर गई हो। शौहर भी उसी अंदाज में मरा था। ये क्या है? मैं जब दोबारा उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ तो मैं चीजों का बगौर जायजा लेना शुरू हुआ तो तभी एक नई चीज का मैंने अंदाजा लगाया जो पहले भी मैंने देखी थी, लेकिन हैरान हुआ था कि इस टीम ने ये चाक से निशान क्यों लगाया है। तो तब मैंने फर्श पे देखा, जहां किचन के अंदर सब्जियां काट के रखी हुई थी वहीं पे एक बेबी फूड भी रखा था, जैसे बेबी को कुछ खाना खिलाया गया था और आधा खाना जो बच गया था, चम्मच भी वो जिस तरह बेबी को खिलाते हैं उनका छोटा सा वो होते हैं, वो वहीं पे पड़ा था। आधा खाना जैसे बेबी ने खाया हो और आधा वहीं पे रखा था। लेकिन एक और चीज जो बगौर मुझे नजर आई, चाक से निशान लगाया गया था कि वो बेबी जो क्रॉलिंग करते हैं, घसीटते हुए चलते हैं बच्चे, वो जो बच्ची थी उनकी छोटी 8 महीने की, वो किचन से क्रॉलिंग करती हुई ऊपर टेबल पे जहां पे उसका फूड रखा हुआ है वहीं पे उसकी एक छोटी सी टेबल रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है जहां पे बच्चे गिरते नहीं है, बैठ जाते हैं इस तरह की, वहीं नीचे से ही वो क्रॉलिंग करती 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 सीधी एक लंबा चक्कर काट के वहां तक उसकी चाक से निशाने बनाए गए हैं कि वो आखिरी दफा उस बाथरूम में गई है जहां उसकी मां गिरी हुई है। टीम को कैसे पता लगा? क्योंकि वो जो खा रही थी उसके मुंह से लाली गिर रही थी। वो जो थूक सी गिरती रहती है बच्चों के मुंह से जब खाना खाते हैं, जब साथ करते हैं, और क्रॉलिंग करने वाले बच्चे जब ऐसे चलते हैं तो वो फर्श पे मुंह की
थूक सी जो एक लाली सी होती है वो गिरती रहती है। तो वो इस तरह जहां जहां चलती हुई गई थी उसी तरह उन्होंने चाक से दोनों तरफ निशान लगा लिया था कि बच्ची के मुंह से गिरने वाली ये राल टपकना जिसको कहते हैं कि थूक नीचे गिरना, कि वो आखिरी जहां पे जाके रुक सी गई थी, जहां उसकी मां मरी पड़ी थी, बिल्कुल उसके करीब जाके उसकी मुंह से टपकने वाली जो राल थी वहीं पे जाके रुक गई थी। तो वापस क्यों नहीं आई बच्ची? इसका मतलब है आखिरी दफा बच्ची वहीं मां के पास थी। बच्ची कहां गई? मैं उस चाक के सारे निशान को देख रहा हूं, जिसका मतलब है आखिरी लम्हे जब मां और बच्ची किचन में थे, बाप अंदर था, सोया हुआ लेटा हुआ था, और जब वह उठ के आया है आवाजें देता हुआ, बच्ची भी नहीं है, मां भी नहीं है, मां को ढूंढता है तो मां यानी उसकी बीवी बाथरूम में मुर्दा हालत में है और बच्ची नहीं है। और मैं उस जगह को गौर से देखते हुए मैंने अपने जूनियर से कहा, जाओ पता करके आओ हमसायों से, कोई शायद नई बात सुनने में आए, कोई नई बात पता चले। मैं चलता चलता उसी बाथरूम में पहुंच गया। उस औरत की तस्वीर अभी भी मेरे हाथ में थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुझे पता चला था कि खौफ के मारे उसकी जान निकल गई है। कभी उसको दिल का दौरा नहीं पड़ा था, वो सेहतमंद औरत थी। 38 साल उसकी उम्र थी। 38 साल की उम्र में उसका जो मेडिकल रिपोर्ट बताती थी बिल्कुल परफेक्ट, उसको दिल का कोई मसला था ही नहीं। लेकिन वजह मौत थी कि इतना शदीद उसको दिल का दौरा पड़ा था, जो खौफ की वजह से था, जो वो मर गई थी। मैं जैसे ही उस बाथरूम में खड़ा उस जगह को देख रहा, तस्वीर मेरे हाथ में है और उसका चेहरा बता रहा है, उसकी आंखें खौफ से फटी हुई हैं और मुंह से चीख मारने की एक आवाज है, जैसे आखिरी लम्हे में वो शदीद डरी थी और मर गई है। किताबें जादू वाली हैं, मौत का सर्कल पहले ही डायरी पे लगा दिया गया है उस तारीख पे कि इस तारीख को किसने मरना है। जिस कहानी पे मैं हंसा था कि ये कोरियन एक कॉन्सेप्ट ये है कि रातों को खिड़कियों पे पर्दे काले ना हो या कलर काला ना हो तो बच्चों को ले जाते हैं, तो बच्ची गायब थी। ये मजाक में लगी थी बात, लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं चलता हुआ उस शीशे के पास पहुंच गया और एज ए डिटेक्टिव, एक इन्वेस्टिगेटर, हमें बताया जाता है, वैसे भी हमारी हिस्स तेज होती है, मुझे वो शीशा कुछ अजीब सा लगा। साइज में एक नॉर्मल शीशा था, जो बाथरूम में छोटा सा शीशा लगाया जाता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लकड़ी का फ्रेम बना हुआ था बहुत ही पुराना और एंटीक किस्म का था, स्पेशल किस्म का था। एक एंटीक किस्म का आईना इन्होंने अपने बाथरूम में क्यों लगाया है? मैं आईने की लकड़ी को बगौर देख रहा था और लकड़ी को देखते देखते जैसे ही एकदम से मेरी शीशे में निगाह गई, उस मकान में मैं अकेला खड़ा था, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने शीशे में देखा, बाथरूम के अंदर जो बल्ब जल रहा है उस बल्ब की लाइट में मेरा शैडो बन रहा है, और जो मैं शीशे में अपने आप को खड़ा देख रहा हूं तो बिल्कुल मेरे पीछे मेरा शैडो खड़ा है। पहले तो मैं चौंका, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा ही साया है, मेरा ही शैडो है। मैं शीशे को बगौर देख ही रहा था कि एकदम से शीशे के अंदर मैंने महसूस किया मेरा साया, मेरा शैडो, जिसको मैं शीशे में खड़ा देख रहा था, मैंने देखा वही शैडो इस तरह आगे बढ़ना शुरू हो गया कि मेरे एकदम से छठी हिस्स जाग गई कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है। हाउ इज पॉसिबल कि मेरा ही साया, मेरा ही शैडो मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। कल यार वो मेरा साया था, मैं शीशे के सामने खड़ा था, वो दीवार पे पड़ रहा था, और दीवार से चलता हुआ जैसे ही मेरे करीब पहुंचा तो मैंने जल्दी से अपना पिस्तौल निकाला और उसकी तरफ तान लिया। और जैसे ही मैंने पिस्तौल निकाला तो मैंने मुड़ना था, क्योंकि मैं तो शीशे से देख रहा था, लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। मैंने कलेयर अपने साये को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा था। गुस्से में वो कलेयर मेरा साया था, उसने वही हुलिया अपना रखा था जो उस लम्हे मैंने पहन रखा था, लेकिन वो जिस अंदाज में गुस्से से मेरी तरफ आया था, मुझे पिस्तौल निकालना पड़ा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। ये मेरा वहम नहीं था, ये धोखा नहीं था। मैंने एकदम तेज से फिर से शीशे के अंदर देखा, अब पीछे कोई भी साया नहीं था, मैं तो उसी जगह पे खड़ा हूं। अगर रोशनी की वजह से मेरा साया दीवार पे बन रहा था तो अब साया कहां है? साया कहीं नहीं था। फिर से मैंने घूम के इधर उधर देखा, मुझे कहीं साया नजर ना आया। मैं हैरान हुआ कि मेरी आंखों ने धोखा खाया है या क्या है, कि तभी मेरा वो जूनियर अंदर दाखिल हुआ और उसने मुझे बताया, मैं काफ़ी लोगों से पूछ आया हूं लेकिन किसी को नहीं पता। मैंने कहा इतनी जल्दी तुमने कैसे पूछ लिया? और उसने मुझे घड़ी पे टाइम दिखाया कि इतना टाइम हो गया है, तो मैं इतने टाइम से क्या अंदर मौजूद था?
वो 3-4 घंटे लगा के आया था, जबकि मुझे याद पड़ता है जब मैं इस शीशे की तरफ गया था, इस शीशे को देखा था और खड़ा सोच रहा था, तो क्या 3-4 घंटे मैंने गुजार दिए। वो जो शैडो नजर आया, मैंने पिस्तौल निकाला, ये तो मैक्सिमम 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे। लेकिन वो झूठ कैसे बोल सकता था? और मैं बाहर निकला तो वाकई वो सही कह रहा था, 4-5 घंटे गुजर चुके थे। मैंने फौरी तौर पे उस शीशे को शॉपर में डाला और उसको जाकर अपनी गाड़ी में रख दिया। मेरा वो कोलीग जो मुझसे जूनियर था, वो आगे फ्रंट सीट पे मेरे साथ बैठ गया और मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों गाड़ी चलाते हुए एकदम से जैसे मेरी निगाह शीशे की तरफ गई, बैक मिरर की तरफ, तो फिर से मुझे अपना साया पीछे बैठा हुआ नजर आया और मैं चौंक सा गया। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था और मेरा कोलीग बोला, सब खैरियत? मैंने कहा, हाँ, कुछ नहीं। क्या ये मेरा वहम है? मैंने फिर से अपने साये को पीछे बैठा हुआ देखा है। तब मुझे याद आया मेरा साया हाँ वहां पे था या नहीं था, लेकिन वो शीशा वहां पे जरूर रखा हुआ था पीछे सीट पे। खैर, जैसे कैसे मैं ऑफिस तक तो पहुंच गया, लेकिन बार बार मेरा ध्यान उस शीशे की तरफ जाता था। एक तिलस्माती शीशा, एक ऐसा शीशा जिसके अंदर कुछ तो था। मैंने वो शीशा उनके हवाले कर दिया कि इस शीशे को चेक करें। शीशे को चेक कर लिया गया और जो मुझे रिपोर्ट मिली वो इंतहाई हैरान कुन थी। उन्होंने बताया कि जो आपने शीशा हमें दिया है उस पर हम फिंगरप्रिंट तो नहीं निकाल सके, लेकिन एक चीज अजीब व गरीब हमें नजर आई है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा शीशे के अंदर वाली साइड पे, यानी एक जो शीशा है जिस पे आप हाथ लगाएंगे शीशा आ जाएगा और उसके आप अंदर देखेंगे तो अंदर तो एक गहराई होती है शीशे के सामने। उन्होंने कहा शीशे की दूसरी तरफ, बैक साइड पे नहीं, यानी शीशे को अगर सामने से देखा जाए, एक साइड ये है जो हमें नजर आ रही है, एक उसकी गहराई के अंदर की साइड है। उन्होंने कहा हमें अंदर वाली साइड पे किसी 7-8 महीने की बच्ची के फिंगरप्रिंट मिले हैं, जिनको हम उठा नहीं सकते, लेकिन हमने उनको अपनी मशीनों से जब देखा है तो वो शीशे के अंदर वाली साइड पे नजर आ रहे हैं, वो निकाले नहीं जा सकते। ऐसे है जैसे वो बच्ची शीशे के अंदर गई हो और अंदर जाके उसने अपने हाथों के फिंगरप्रिंट लगाए हों। नामुमकिन, नामुमकिन, लेकिन ये था। उस शीशे के अंदर वो फिंगरप्रिंट मौजूद थे। जब दोबारा से देखे गए तो वो कहते हैं हमें दोबारा नजर नहीं आए। पहली दफा हमने क्लियर देख लिए थे, शीशे के अंदर वाली साइड से बच्ची के फिंगरप्रिंट थे। अब आप फिंगरप्रिंट लेने के लिए टेप लगाते हैं, टेप पे चिपकाते हैं या किसी भी चीज पे करते हैं, तो शीशे के तो अंदर आप जा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा यह अजीब बात हुई है। उसके बाद उस शीशे को वहीं रिकॉर्ड रूम में तो रख दिया गया, लेकिन जो मेरा कोलीग था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ कि वो अजीब सा हो गया था और उसने 3 रातें जाग के गुजारी थी। और उसके घर वालों ने कहा था वो आ नहीं रहा था, मैं उसका पता करना चाहता था। और 3 रातों के बाद उसके घर वालों ने बताया था वो मुसलसल 3 रातें जाग रहा था। हम उसको बीमार समझ रहे थे कि सुबह उठकर उसने खुदकुशी कर ली थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी खुदकुशी की क्या वजह है, क्योंकि मैं तो खुद परेशान था। 4 मौतें वाकई हो गई थी। हमारा वो सीनियर जिसकी 28 साल की उम्र थी, जब वो मरा था तो उसके बेड के उस हिस्से में जिस बॉक्स के अंदर उसने अपने आप को कैद किया था, उसके ऊपर शीशा बना हुआ था। वो जो औरत मरी थी उसका अंदाज भी ऐसे था जैसे शीशे में देखते हुए मरी हो, और उसका शौहर भी गाड़ी में शीशा देखते हुए मरा था। और मेरे कुलीग के बारे में जो उसकी 3 दिन बाद खुदकुशी की इतला मिली थी, उन्होंने बताया था वो 3 दिन तक घर के अंदर मुसलसल अपने कमरे में मौजूद शीशे को देखता रहता था, शीशे को देखता रहता था। और जब वापस उसने अपने पिस्तौल से अपने दिमाग में गोली मारी तो उस वक्त लम्हे भी वो शीशे के सामने मौजूद था। कभी ना पता चल सका कि वो राज क्या राज था। वो बच्ची, 8 साल की बच्ची कहां गई, कौन उसको ले गया, या उसके शीशे के अंदर फिंगरप्रिंट कैसे मौजूद थे। और फिर अगला वाकया, ये किसी एक के साथ पेश नहीं आते। वहां रहने वाले कई लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की जॉब करते हैं। डिटेक्टिव जिनको बोला जाता है, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेशन करना, जिस तरह हम लोग राज प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सुराग लगाने की कोशिश करते हैं, आया ये जगह हॉन्टेड है, जिन्नात वाली जगह है या लोगों का वहम है। तो जो इस तरह की
कत्ल हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनके लिए जो एक खास इन्वेस्टिगेटर होते हैं, उनकी जिंदगी भरी पड़ी होती है ऐसे वाकयात से जिनका वो कहते हैं हमारे पास उन सवालों के आज तक जवाब नहीं हैं। ऐसे ही एक औरत जो एक घर में अकेली रहती थी, उसकी कोई औलाद, कोई शौहर, कोई भी नहीं था, वो अपने घर में अकेली रहती, बाहर निकलती, कभी कभी सब्जी वगैरह चीजें वगैरह लेती और सामान लेकर फिर से अपने घर में रहना शुरू कर देती, कभी कभी किसी को नजर आती थी। उसके घर के बाहर रोज ही अखबार लड़का रखकर चला जाता और वो अपना अखबार उठा लेती थी। 5-6 दिन से मुसलसल वो अखबार रख रहा था, लेकिन कोई अखबार नहीं उठा रहा था। उसने हमसायों से पूछा क्या वो कहीं गई हुई हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो तो घर पे हैं। तो उसने पुलिस को इतला दी कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, 6-7 दिन हो गए हैं, मैं अखबार फेंक रहा हूं, वो अखबार नहीं उठा रही, आप एक दफा चेक कर लें, कुछ ऐसा तो नहीं है। क्योंकि पहले भी जब कभी वो बाहर जाती हैं तो मुझे मना करके जाती थी कि अखबार मेरे रखते जाना, जब मैं वापस आऊंगी तुमसे ले लूंगी। अगर वो इस दफा बाहर गई हैं तो मुझे तो कह के नहीं गई। 2 पुलिस वाले, एक आम इस तरह जब रिपोर्ट जाती है तो 2 पुलिस वाले से जाते हैं। 2 पुलिस वाले गए, उन्होंने दरवाजे पे नॉक किया, काफी आवाजें दी। जब दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो उन्होंने खिड़कियों से झांकना शुरू किया और एक खिड़की से झांकते हुए जब उन्होंने अंदर का मंजर देखा तो जो ऊपर छत थी कमरे की, यानी नीचे वाला पोर्शन है, उसके ऊपर भी एक पोर्शन बना हुआ है, डबल पोर्शन था, डबल स्टोरी। तो दरमियान में एक बड़ा सा जो कारपेट बिछा हुआ है, उस कारपेट के ऊपर खून के निशान हैं बेइंतहा। और जब उन्होंने देखा तो वो खून ऊपर से टपक रहा है, यानी जो उस ड्राइंग रूम के ऊपर छत बनी हुई थी, उस छत से खून टपक रहा था और उस खून की वजह से पूरा कारपेट लाल हो गया था। इस खून का मतलब यही था कि कोई कत्ल हो गया है। फौरी तौर पे मुझे और मेरे एक ऐसे कोलीग को कहा गया जो बहुत हाडी बाडी वाला, तगड़ा, काफी पुराना था लेकिन बहुत ही जवान, काफी तजर्बेकार। हम दोनों उस घर के अंदर पहुंचे। गाड़ी चलाते हुए जैसे हम पहुंचे तो वहां पे जितने भी पुलिस वाले जो पहले कार्रवाई करने के लिए वहां पे पहुंचे थे, 5-6 लोग, वो बाहर खड़े हुए थे। मैं गाड़ी से निकला और मैंने कहा ये क्या, इनकी कार्रवाई मुकम्मल हो गई होगी शायद इसलिए बाहर खड़े हैं, लेकिन सबके चेहरे मुरझाए हुए से थे, ऐसे चुप चुप से थे। तो मैं एक पुलिस वाला जो बिल्कुल गेट के पास था, मैंने उससे पूछा, हां तुम्हारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई? उसने एक मध्यम सी आवाज से कहा, हां मुकम्मल हो गई। मैंने ज्यादा गौर ना किया। मैं और मेरा कुलीग हम अंदर दाखिल हुए। जैसे ही हम उस कमरे में पहुंचे तो फर्श के ऊपर जो ऊपर टपकने वाला खून था अभी भी टपक रहा था। ताजा खून जो अभी तक जमा नहीं था, गाढ़ा नहीं हुआ था, उसी तरह ही था जैसे इंसानी वजूद के अंदर से खून को निकाला जाए तो खून उसी लम्हे ताजा ताजा गिरता है और थोड़ी देर के बाद जम सा जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है। फर्श पे भी, कारपेट पे भी खून था। मैंने ऊपर की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब है जो भी कत्ल हुआ है ऊपर हुआ है। आओ ऊपर चलते हैं। हम दोनों सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही ऊपर पहुंचे तो क्या देखते हैं, जिस जगह पे नीचे कारपेट पे खून के कतरे गिर रहे हैं उसके बिल्कुल ऊपर वाली जगह पे हम पहुंच गए। तो वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे तो बिल्कुल एक आम सा कारपेट बिछा हुआ है, सफेद सा, और वहां पे कोई ऐसा कत्ल नहीं हुआ। तो हैरत की बात यह है कि फिर कतरे कहां से टपक रहे हैं? अमूमन यही होता है, छत के ऊपर कोई मुर्दा पड़ा हो, उसकी लाश से निकलने वाला खून नीचे बहता हुआ टपकना शुरू हो जाता है। यहां तो कुछ भी नहीं था। ये क्या है? मैं और मेरा कोलीग खड़े हैरान हुए और कहा, हम एक दफा पहले पूरे घर की तलाशी ले लेते हैं। हमने पूरे घर की तलाशी ली, ऊपर नीचे हर कमरे को देख लिया, यहां तक कि हमें एक तय खाना भी मिला। हमने कहा चलो हम तय खाने में देखते हैं, कोई सुराग मिल सके। तय खाने में पहुंच के हमने सारा तय खाना भी छान मारा, हर कमरे में हर चीज को एहतियात के साथ देखा ताकि कोई सुराग है तो हमारे हत्थे चढ़ जाए और हमें कोई क्लू मिल जाए। लेकिन कुछ समझ ना आया। मैंने उससे कहा, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? क्या है?
ये खून के कतरे कहां से गुजर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है ये जो छत है काफी गहरी हो, इसके अंदर ही कोई तय खाना बना रखा हो और उसके अंदर किसी मुर्दा को मार के कत्ल करके वहीं पे डाल दिया गया हो कि कत्ल छुपा रहेगा। और हो सकता है ये जगह जहां पे ये कारपेट बिछा हुआ है इसको हम हटा के देखें तो बज़ाहिर हमें तो नहीं पता ये छत कितनी मोटी है या इसके अंदर कोई तय खाना है। मेरा शक है इसके अंदर लाश है, जिसकी वजह से वो नीचे खून के कतरे तो गिर रहे हैं, ऊपर बिल्कुल क्लियर है। हमने टीम को कॉल की, टीम आ गई, कारपेट को वहां से हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही कारपेट को हटाया गया तो एक छोटा सा दरवाजा नजर आया, लेकिन दरवाजा ना कहें आप उसको, एक किताब, जिस तरह किताब होती है किताब की साइज का एक दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे को जैसे ही खोला गया तो नीचे एक फर्श सा था, कोई तहखाना नहीं, कोई गहराई नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कतरे अभी भी नीचे गिर रहे हैं? जी बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं। तो क्या ख्याल है, क्या किया जाए? अब सुराख तो लगाना है, खून कहां से टपक रहा है? किसी वजूद का ही हिस्सा है, किसी जानवर से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? टीम से कहा इस छत के एक मखसूस हिस्से को तोड़ डालो। उस मखसूस हिस्से को तोड़ डाला गया, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई तय खाना, ना ही कोई बॉक्स, ना ही कुछ भी। सिर्फ एक हिस्सा था छत का जो तोड़ दिया गया, लेकिन खून अभी तक नीचे टपक रहा था। जब उस हिस्से को तोड़ दिया गया और कोई सुराग ना मिला तो मैंने ऑर्डर दिया थोड़ा सा मजीद इसको तोड़ा जाए। हमने अब उस फर्श को अच्छा खासा ऊपर से तोड़ दिया, लेकिन कोई सुराख ना मिला। हाँ, ये हुआ वो हिस्सा भी टूट के नीचे जा गिरा जहां से खून टपक रहा था। अब खून टपकना बंद हो गया था क्योंकि उस छत को तोड़ते हुए वो हिस्सा भी हमने तोड़ दिया था, लेकिन मरने वाला कहां था? जिस वजूद की तलाश के लिए हमने इसको तोड़ा था वो वजूद तो कहीं पे भी नहीं था। अब टीम सारी नीचे चली गई, बाहर चली गई। मैं और वो खड़े हुए थे कि एकदम से आवाज आई जैसे साथ वाले कमरे के अंदर कोई चीज गिरी हो। हम दोनों एकदम से चौंके और जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुए। हमने कमरे के अंदर बगौर जायजा लेना शुरू कर दिया कि क्या चीज गिरी है। हमें कुछ भी नजर ना आया कि उसी लम्हे साथ वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई उधर, और हम दोनों भागते हुए साथ वाले कमरे में चले गए। साथ वाले कमरे में भी हमने हर चीज छान मारी, लेकिन कोई इशारा ना मिला कि एकदम से आवाज आई जैसे कोई सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ भागा हो। हम दोनों ही तेजी से भागे सीढ़ियों की तरफ, सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे। नीचे कोई भी नहीं था। वो जितने भी पुलिस वाले सारे थे वो सारे बाहर खड़े थे। ये क्या है कि एकदम से फिर ऊपर छत से भागने की आवाज आई। हम दोनों फिर से भागते हुए ऊपर छत पे गए तो मेरा वो कोलीग एकदम से रुक गया, ऐसे जैसे किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। और उसने आवाज को सुनते हुए कहा, तुमने इस आवाज को सुना? मैं चौंका। हाँ, आवाज तो मैं भी सुन रहा था, कभी दौड़ने की, कभी गिरने की, कभी भागने की। मैंने कहा हाँ सुना, लेकिन उसके चेहरे पे खौफ सा आ गया था। वो एक बहादुर था, जवान था, तजर्बेकार था, उसको डरना नहीं चाहिए था। ये एक आम सी हमारी फील्ड की बातें होती हैं। कभी इधर से कोई कोई खेम खेल रहा है, हमें डरा रहा है, क्या है, हमें तो उसको ढूंढना है। कि उसी लम्हे हमें महसूस हुआ फिर से साथ वाले कमरे से आवाज आई है जैसे अंदर कोई दरवाजा है और किसी ने उस दरवाजे को बंद किया है। मैं जल्दी से भागा, लेकिन वो वहीं पे खड़ा रहा और मैं जल्दी से अंदर गया और मैंने अपने हाथ से पिस्तौल निकाला और उसको ढूंढना शुरू कर दिया। कहीं कोई खुफिया तहखाना है, कहीं खुफिया, एक तो तहखाना नीचे था जहां पे कोई छुपा है, कोई कबर्ड है जिसके पीछे कपड़ों को हटा के कोई जगह है जहां पे कोई दरवाजा है, कोई ऐसी छुपने की जगह जरूर है जहां पे ये भाग रहा है, कोई है और हम उसको देख नहीं पा रहे। मैंने पूरे कमरे को छान मारा जहां से आवाज आई थी। अलमारी के पीछे भी दीवारों को खटका के देखा, हर जगह पे देखा, लेकिन कहीं पे कुछ महसूस ना हुआ। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि फिर से साथ वाले कमरे में उस तरह की आवाज आई जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। मैं जल्दी से साथ वाले कमरे में गया, पूरे कमरे को छान मारा, लेकिन कहीं से कोई आवाज ना आई, यहां तक कि इस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। जिस कमरे के अंदर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसका जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो मैंने अपने कोलीग को आवाज दी कि तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है, क्या हुआ है तुम्हें?
कोई आवाज ना आई। अब मैं दरवाजे को पकड़ के झंझोड़ रहा हूं, दरवाजा खोलो, ये क्या मजाक है। वो दरवाजा नहीं खोल रहा। मैंने काफी जोर लगाया और मैंने कहा तुम नहीं खोलोगे मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैंने जोर लगा के दरवाजे को तोड़ने के लिए जैसे ही जोर लगाने की कोशिश की, दरवाजा आराम से खुल गया। और मैं क्या देखता हूं, मेरा कुलीग वो वहीं अपनी जगह पे खड़ा है जहां पे पहले खड़ा था। वो तो एक कदम हिला भी नहीं था। और मैं उसके करीब गया, उसे कहा क्या हुआ है, तुम नॉर्मल हो ना। वो मुझसे बोला तुमने आवाज सुनी है ना। हां हां सुनी है, उसी आवाज के पीछे तो भाग रहा हूं, लेकिन तुम अपनी जगह पे क्यों रुक गए हो। बहुत अजीब आवाज है, तो हमें ढूंढना है इस आवाज को, चलो मेरे साथ। उसी लम्हे फिर से हमें सीढ़ियों में भागने की आवाज आई। ये जो भी है शातिर है, हमारे साथ गेम खेलना चाह रहा है, हमें परेशान करना चाह रहा है, लेकिन हम परेशान होने वालों में से नहीं है। मैं तेजी से उसे कहा आओ मेरे साथ। वो भी मेरे साथ आया और हम भागते भागते नीचे उतर गए। जैसे ही नीचे उतरे हैं तो उसने यूं आंखें फाड़ के देखा है जैसे उसने कुछ देख लिया हो। मेरे उस कुलीग ने कहा वो देखो सामने। मैंने सामने देखा तो वही तय खाने का दरवाजा था। इसका मतलब है तय खाने में ही वो भाग के गया था। मैंने कहा आओ मेरे साथ। मैं उसे लेकर तय खाने की तरफ भागा। वो अपनी जगह पर रुक गया। मैंने उसको बाजू से खींच लिया कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैं उसे खींचता हुआ तय खाने के दरवाजे पे ले गया। इसका मतलब है जो भी था वो भागता भागता तय खाने के अंदर चला गया है। मैं आहिस्ता से तय खाने के अंदर सीढ़ियां उतर रहा था और सीढ़ियां उतरते उतरते मैं नीचे पहुंच गया। वो कुलीग भी मेरे साथ था। हमने फिर से बगौर जायजा लेना शुरू कर दिया। हम जायजा लेते जा रहे थे, लेकिन कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही थी कि वो एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखें खौफ से ऐसी लाल होना शुरू हो गई कि मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें मजीद खौफजदा होती जा रही थी। उसका चेहरा सफेद होता जा रहा था। वो शदीद डरा हुआ था और इस अंदाज में था जैसे कांप रहा। और मैंने उसे कहा क्या हुआ। तुमने ओ आवाज सुनी। कौन सी आवाज, किस आवाज की बात कर रहे हो। उसने गर्दन को थोड़ा सा घुमा के मेरी तरफ यूं किया जैसे मेरे पीछे किसी को उसने देख लिया हो। उसकी तो हालत खराब होगी। जो उसका चेहरा पहले ही खौफजदा था, जो मुसलसल कह रहा था तुमने उस आवाज को सुना, उसने जैसे ही मेरे पीछे देखा तो उसकी आंखें ऐसे खौफ से फट गई जैसे अभी वो बेहोश हो जाएगा, जैसे अभी उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा, अभी वो गिर जाएगा। इतना खौफजदा हो गया। और उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ वाकई कोई मेरे पीछे मौजूद है। मैं कभी डरा नहीं, मैं कभी घबराया नहीं ऐसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इसका मतलब है कोई वो शख्स जो हमें इतनी देर से चक्कर दे रहा था, इधर उधर भगा रहा था, अब वो पीछे मेरे आके खड़ा हो गया था, क्योंकि मैं अपने पीछे क्लियर किसी को महसूस कर सकता था। वो मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांसों की आवाज भी मैं सुन सकता था, यानी वो इतने करीब था। मेरा वो कोलीग तो सामने खड़ा था जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था, बेइंतहा खौफजदा हो गया था, जो मेरे पीछे ही देख रहा था। यकीनन उस पीछे खड़े इंसान को, शैतान को, जिन को उसने देख लिया था, लेकिन मैं उसकी सांसों को सुन सकता था। मुझे लगा कि अगर मैं मुड़ूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। तो मैंने उसकी आंखों में इशारा किया जैसे उसको कह रहा हूं कि भाई कौन है, क्या है, बताओ तो सही। क्योंकि हम जब दो लोग होते हैं, कोई भी ऐसा खौफनाक इंसान हम पे हमला करने की कोशिश करे तो जो पहले देखता है वो उस पर गोली भी चला देता है या उसको वार्निंग देता है, रुक जाओ कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और अगर मेरे पीछे कोई आके खड़ा है तो वो बुत बन के खड़ा हो गया है, डरा हुआ है, देख तक नहीं रहा। मैंने उसे आंखों से इशारा किया क्योंकि मैंने उसकी सांसों की आवाज को सुन लिया था। जो पीछे खड़ा था वही मुजरिम था, उसी ने उस औरत को मारा था। तो मैंने उसकी आंखों में इशारा इसलिए किया था कि इसको क्या करना है तू देख, तू तो देख सकता है, ये ना हो मैं मुड़ूं और ये मुझे नुकसान पहुंचा दे। और जब मुझे लगा कि वो तो बुत सा बन गया है, खौफ के मारे उसकी जान निकल रही है, शायद वो कुछ करने को तैयार नहीं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं एकदम से घूमने के लिए तैयार था। और जैसे ही मैं तेजी से घूमा, लेकिन घूमते ही मैं नीचे बैठ गया कि अगर वो मुझे गोली भी मारना चाहे तो मैं बच जाऊं, क्योंकि उसके हाथ में कोई ना कोई हथियार जरूर होगा। मैंने जैसे ही घूमा और तेजी से नीचे बैठ गया तो देखा पीछे कोई भी नहीं है। नामुमकिन, नामुमकिन, ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पीछे कोई था और जब मैंने देखा पीछे कोई नहीं है, मैंने इधर उधर देखा तो मेरे उस कुलीग की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो शदीद डर गया था। वो एक ही बात कह रहा था, तुमने उस आवाज को सुना है।
मुझे लगा कि अपने कंट्रोल में नहीं है, इसके दिमाग के ऊपर कोई असर हो गया है। और वो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मुजस्समा होता है, जैसे कोई रोबोट होता है, ऐसे ही चलता हुआ खौफजदा हालत में एक दीवार के सामने जाकर खड़ा हो गया और उस दीवार को घूरे जा रहा है। मैंने उस दीवार की तरफ देखा तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा। उस दीवार के उस हिस्से पे लगता था जैसे उस दीवार को तोड़ के दोबारा से सीमेंट किया गया हो, दोबारा से उसको लकड़ी लगाई गई हो और उसके ऊपर रंग कर दिया गया हो। एक खास हिस्से पे नया रंग हुआ था। इसका मतलब है इस जगह पे कोई तोड़ फोड़ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इसको नया रंग किया गया है, यानी कि तोड़ने के बाद दोबारा बनाया गया और रंग किया गया। मैंने कॉल करके टीम को बुलाया। टीम आई और मैंने कहा इस जगह को तोड़ दो। उन्होंने जब उस जगह को तोड़ा तो उस जगह के अंदर एक बॉक्स सा मिला, लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स। उस लकड़ी के बॉक्स को जैसे ही हमने बाहर निकाला और उस बॉक्स को मैंने खोला तो उसके अंदर इंसानी 3 उंगलियां थीं। एक अंगूठा और 2 उंगलियां किसी ने काट के उस बॉक्स के अंदर रख दी थी और बिल्कुल ताज़ा उंगलियां थीं। ऐसे लगता था जैसे ताज़ा उंगलियां किसी ने काटी हों और इस बॉक्स में रख दी हो। अंगूठा और 2 उंगलियां, अंगूठे के साथ वाली दोनों जो उंगलियां होती हैं, अंगूठा और उसके साथ वाली और उससे बड़ी जो उंगली होती है। ये क्या माजरा है? उन लोगों को मैंने कहा ठीक है तुम लोग बाहर चलो, मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ज़्यादा लोग पास हों तो कोई भी ऐसा सुराग, ऐसा कोई भी निशान जो मिस हो जाए। वो जैसे ही बाहर गए तो मैंने अपने कुलीग की तरफ मुड़ा और उसे कहा तुम क्या समझते हो ये किस चीज़ का है? अभी तक वो नॉर्मल नहीं हो सका था। मेरी तवज्जो उससे शायद हट गई थी और तभी उसने फिर से मेरी आंखों में देखते हुए खौफजदा आलम में कहा तुमने उस आवाज़ को सुना है? और मैंने उसे झंझोड़ा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? और उसी लम्हे उसने फिर से मेरे पीछे उस अंदाज में देखा कि मुझे बकायदा पीछे महसूस हुआ किसी ने हल्का सा मेरे जिस्म को टच किया हो। इस दफ़ा उसकी खौफ की हालत ऐसी थी कि उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। उसको देख के वो इतना डर गया कि उसने ज़ोरदार चीख मारी और पीछे मुझे भी इस दफ़ा महसूस हो गया था, सांसों की आवाज़ें नहीं, कोई पीछे है। उसको इस तरह डरे हुए देख के कि कोई पीछे महसूस हुआ है, मेरे मुंह से भी एक ज़ोरदार चीख निकल गई। लेकिन जैसे ही मैंने चीख मारी मैंने अपने आप को संभाला, पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। हम दोनों ने इतने जोर से चीख मारी थी, उम्मीद थी कि टीम भागती हुई हमारे पास आ जाएगी, कोई भी नहीं आया था। मैंने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, दिमागी तवाज़ुन उसका अजीब सा हो चुका था। मैं जल्दी से बाहर गया, गुस्सा किया कि तुम लोगों ने इतनी जोर से चीख सुनी है, हमें मदद की जरूरत थी और तुम लोग अंदर नहीं आए। वो बोले हमने आपकी कोई चीख नहीं सुनी। मैंने कहा मैं और मेरा कुलीग चीखें, जल्दी से अंदर आओ। वो जल्दी से अंदर आए, उसको संभाला गया कि इसको उठाओ, ये ठीक नहीं है। उसको उठाया गया, हम उसको लेकर जैसे ही उस तय खाने से बाहर निकले तो मैं क्या देखता हूं, पहले मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी थी या पहले मुझे नजर जान के दिखाया नहीं गया था या क्या ऐसा मामला था कि दीवार के ऊपर एक जगह पे बिल्कुल मुझे वैसा निशान नजर आया जैसे नीचे तय खाने में निशान नजर आया था कि दोबारा से किसी चीज को जोड़ के उसके ऊपर रंग कर दिया गया। और मैंने जैसे उसे देखा, मैंने इसे कहा इसे बाहर गाड़ी में ले जाओ और इसको तोड़ो, और उस जगह को तोड़ा गया तो उसके अंदर फिर एक उसी तरह लकड़ी का बॉक्स मिला और उसमें से भी 3 इंसान की उंगलियां मिली। अब मैंने दीवारों को ढूंढना शुरू कर दिया जैसे ये तो कहीं और भी निशान हो सकता है। इसी तरह ढूंढते ढूंढते उस घर से 7 बॉक्स मिले, एक नीचे तय खाने से और 6 ऊपर। 3 नीचे वाले पोर्शन से उसी तरह के बॉक्स मिले और 3 ऊपर वाले पोर्शन से बॉक्स मिले। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन बॉक्स के अंदर जितनी भी उंगलियां थीं वो टोटल 3 थीं, अंगूठा और 2 उंगलियां, और बिल्कुल ताजा। मेरे कुलीग की हालत अजीब हो चुकी थी, बस वो एक ही बात करता, तुमने क्या वो आवाज सुनी? मैंने कहा इसे मदद की जरूरत है, इसको कुछ लगता है झटका लग गया है। उसको रवाना कर दिया गया और मैं भी रवाना हुआ। उन उंगलियों को भेज दिया गया कि पता लगाया जा सके ये किसकी उंगलियां हैं। 7 बॉक्स का मतलब था 7, क्या एक इंसान की उंगलियां 3 एक हाथ की हैं, 3 एक हाथ की हैं,
ये 7 मुख्तलिफ इंसानों की उंगलियां हैं, तो वहां से पता लगा कि ये 7 की 7 मुख्तलिफ इंसानों की उंगलियां हैं। एक इंसान के सिर्फ एक हाथ की उंगली है, दूसरी उंगलियां किसी और इंसान की हैं। और अंगूठा और उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट थे, जब उनको देखा गया तो वो और ज्यादा खौफनाक बात सामने आई। उन 7 को मरे हुए कई साल हो चुके थे और उनके बीच में काफी गैप था। कोई 15 साल पहले मरा था, कोई 10 साल पहले मरा था, कोई 25 साल पहले मरा था, कोई 40 साल पहले मरा था। लेकिन यह नामुमकिन था, जो 40 साल पहले मरा है उसकी उंगलियां जो उस बॉक्स में बंद की गई हैं वो बिल्कुल ताजी कैसे हैं, जैसे खराब ही नहीं हुई, और उनके ऊपर कोई ऐसा केमिकल भी नहीं था। और उनके ऊपर जब मैंने रिसर्च की तो पता चला उनमें से कोई भी नॉर्मल मौत नहीं मरा था। उनकी फैमिलियों को लगता था 2 लोग उनमें से ऐसे थे जिन्होंने तो बाकायदा खुदकुशी की थी, जो इस इमारत में रहते रहे थे। एक बंदे के बारे में पता चला था कि वो बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया था, उसकी दिमागी हालत अजीब सी हो गई थी। वो रात को पहली दफा जब अपने बिस्तर पे सोया था तो चीखें मारकर उठकर बैठ गया था। घर वाले भी डर गए, उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, क्या हुआ, लेकिन वो इतना खौफजदा था कि उसने बताया कुछ नहीं। वो समझे शायद उसने एक डरावना ख्वाब देखा है, इस वजह से डर गया है। लेकिन अब वो हर रोज रात को सोता और उठकर बैठता तो चीखें मारना शुरू कर देता। उसको डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन कोई भी बात डॉक्टर को भी समझ ना आ सकी। लेकिन हालत यह हुई, अब वो गुमसुम सा और खामोश सा हो गया था। अब वो बैठे बैठे किसी भी लम्हे जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर देता। अब वो ख्वाब में नहीं डरता था, हकीकत में ऐसे अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ऐसे भयानक मंजर को जैसे इंसान देख लेता है और जोर जोर से चीखें मारता है, इसी तरह भयानक मंजर को सामने देख के जोर जोर से चीखें मारता। और घर वाले जब उसको झंझोड़ते तो वो खौफजदा होता, घर वालों से लिपट जाता, ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा खौफजदा होता है और कांप रहा होता है। वो एक बड़ा इंसान था, 45 ईयर उसकी उम्र थी, लेकिन वो कांप रहा होता था एक बच्चे की तरह, इतना खौफजदा होता था। और बस वो एक ही जुमला कहता था, तुमने उस आवाज को सुना? तुमने उस आवाज को सुना? घर वालों को समझ ना आता ये किस आवाज की बात कर रहा है। लेकिन एक रात उसने अपने आप को मार डाला। अब हमें समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। दूसरे शख्स ने भी खुदकुशी की थी इस घर के अंदर। बाकी कुछ लोग थे जिनको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन उनके घर वालों का कहना यह था कि हार्ट अटैक नहीं है, इनको मारा गया है, लेकिन कोई सबूत नहीं थे। मेरे लिए इस सारी चीजों को पढ़ने के बाद सबसे खौफनाक बात यह थी कि अगर कोई 40 साल पहले, कोई 20 साल पहले मरा है तो उनकी उंगलियां अब कैसे निकल रही हैं और बिल्कुल ताजा। मैं इस केस पे मजीद काम करना चाहता था कि सुराग लगा सकूं, लेकिन एक हफ्ते बाद एक वीडियो मौसूल हुई। उस औरत की तस्वीरें हमारे पास मौजूद थीं जिसका शायद कत्ल हुआ था, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पे गए थे, जिसका खून टपक रहा था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं था। हम सायों से हमने पूछा था कि उस औरत के बारे में कोई पता है, तो उनका कहना यह था कि हमने उसको काफी दिनों से नहीं देखा। वो तो कभी कभी नजर आती थी, अपना सामान वगैरह लेकर घर में रहती थी, किसी से बहुत कम मिलती जुलती थी। लेकिन जो हमें वीडियो मिली वो वाकई चौंका देने वाली थी। वो वीडियो एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर जो कैमरा लगाया गया था जहां पे तामीराती काम हो रहा था, जंगल के बीच में बने हुए एक ऐसी जगह पे जहां पे कई दरख्तों को काटा गया था और दरख्तों को काटने के बाद वहीं पे एक बिल्डिंग को तामीर किया जा रहा था। उस दौर में VHS होते थे, VHS कैसेट्स होती थी। और जब उसको हमने गौर से देखा तो पता चला उस VHS के अंदर कि वहां पे काम काज का सामान सारा पड़ा हुआ है, लेकिन काम करने वाले शायद छुट्टी पे हैं।
एक औरत चलती हुई आती है और जैसे ही वो करीब पहुंचती है, पहले वो दूर खड़ी होकर देखती रहती है, इर्द गिर्द के सारे मंजर को देखती है, जैसे सारे मंजर को देखती है, और मंजर को देखने के बाद जैसे उसके चेहरे पे एकदम से खौफ आ जाता है। एक ऐसा खौफ जैसे कोई किसी चीज को देख लेता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं और वो चीख मारता है। लेकिन वो चलती हुई खौफजदा हालत में इस तरह चलती हुई आती है जैसे अभी गिरेगी और बेहोश हो जाएगी। उसके पूरे चेहरे पे, वजूद पे ऐसा खौफ तारी है, वो थर थर कांप रही है। बाकायदा नजर आ रहा है वीडियो के अंदर वो थर थर कांपती हुई और इधर उधर देखती हुई, चेहरे खौफ से फटी हुई, आंखें खौफ से फटी हुई, और वो चलती चलती आती है। एकदम उसने कैमरे के सामने देखा है, बिल्कुल इस अंदाज में वो कैमरे के सामने देख रही हो जैसे कैमरे को कोई पैगाम दे रही हो। उस लम्हे उसका चेहरा क्लियर नजर आ जाता है, ये तो वही औरत है जिसके फ्लैट के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वो औरत कुछ देर शीशे के सामने खड़ी रहती है, अभी आगे से हटेगी, अभी आगे से हटेगी, अभी आगे हटेगी। पूरे 7 मिनट तक वो बगैर हिले सिर्फ एक सांस की महसूस होती है, जैसे वो जिंदा है, अभी मरी नहीं है। उसका पेट हिल रहा है, इसका मतलब है वो फेफड़ों से सांस ले रही है, वरना लगे जैसे वो एक मुजस्मा बन गई है, जैसे वो मर गई है। लेकिन 7 मिनट तक वो ऐसे खड़ी देखती रही और उसके बाद वो तेजी से भागती हुई गई वहां पे दरख्तों को काटने के लिए। वो जो मशीन होती है वो तो चलती है, उसके आगे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोगों को एक जनरेटर की तरह की होती है, उसको स्टार्ट कर लिया जाता है और जब वो चलना शुरू होती है तो उसको आप एक हाथ से पकड़ के सिर्फ दरख्त पे रखते हैं और वो दरख्त जैसे मजबूत लकड़ी को मशीन काट देती है। वो भागती हुई गई है 7 मिनट तक। उस शीशे को देखने के बाद वो भागती हुई गई है और उसने भागते हुए जाकर उस मशीन को स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के बाद उसने उस मशीन से अपनी गर्दन उड़ा दी है। और ये उस सीसीटीवी कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हुआ है कि वो उसकी गर्दन कट गई है और उसका वजूद नीचे गिर गया है। और जब उसका चेहरा मुंह कटने के बाद नीचे गिरा है तो उसकी आंखें कैमरे की तरफ उसी तरह खौफजदा हालत में देख रही हैं, जैसे कह रही हों कि मैं वही हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन देखो मेरा अंजाम क्या हुआ है। उससे भी खौफनाक बात जो थी, उस VHS कैसेट के ऊपर जो डेट आ रही थी वो 7 साल पुरानी थी। क्या गलती से वो डेट ऊपर लिखी गई थी या गलती से हुआ था, लेकिन वो 7 साल पुरानी थी। उस बिल्डिंग का जो हमने अंदाजा लगाया और अब हमें पता करवाना था ये बिल्डिंग कहाँ पे है, कब बनी है, तो वहाँ पे कोई CCTV कैमरा भी था। और जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा वो बिल्डिंग तो 7 साल पहले बनी थी। अब तो उसको बने हुए भी 7 साल हो गई हैं उस जंगल के अंदर। लेकिन उस VHS के बारे में, उस कैसेट के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वो किसने भेजी है, किसने रिकॉर्डिंग की है, किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन जब हमें वो कैसेट मिली थी और उसमें उस औरत को हमने पहचान लिया तो उससे भी एक ख़ास बात ये थी, एक हमसाये से हमें एक नई बात पता चली थी। उसको, वो कहीं गया हुआ था बंदा और उसने बताया, जब उसको पता चला कि वो मर गई है तो उसने कहा कि मैंने उसी दिन काम पे जाना था एक दूसरे शहर, और जब मैं बाहर जा रहा था तो मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। तो मैं इस तरफ आ रहा था, वो मेरी तरफ आ रही थी। जब हम आमने सामने आए तो हमसाये होने के नाते मैं जानता हूं, मैंने उसे सलाम किया और उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और 100% ये कंफर्म वही थी। और मुझे जल्दी थी, जाना था, फिर मैं चला गया और मैं जब वापस आया हूं तो पता चला है वो तो मर चुकी है। उससे जब इन्वेस्टिगेशन की गई कि वो क्या टाइम था तो उसने बताया जिस टाइम पे उसने देखा था उससे पहले ही वो अखबार वाला वहां पहुंच चुका था और वो जो टपकने वाला वाकया था पुलिस देख चुकी थी। यानी कि जो खून टपक रहा था उससे पुलिस ने खून टपकते हुए भी देख लिया था, लेकिन उस औरत को उसने उसके बाद देखा था। यानी जब खून टपक रहा था उस वक्त भी वो औरत जिंदा थी और उसने उसको सलाम किया था और उसके वो आमने सामने आई थी। और जब वो वापस आया उसको बताया गया वो मर चुकी है। वो औरत 7 मिनट तक उस कैमरे को खड़ी देखती रही थी। कैसेट भी 7 साल पुरानी थी। उस घर के अंदर से जो उंगलियां मिली थी वो मुख्तलिफ 7 इंसानों की थीं। लेकिन उससे भी बुरा और खौफनाक जो हुआ था, मेरा वो जूनियर कुलीग जो बहुत ही मजबूत दिल का मालिक था, जो बस
अजीब सी हालत में आ गया था। उसका इलाज हुआ, उसको रेस्ट पे भेज दिया गया कि वो अपने घर जाए। 7वें दिन उसकी मौत वाक़या हो गई थी। वो अपने घर से काफी दूर वीराने में पता नहीं क्या करने गया था। वहां जब उसके घर वाले पहुंचे उसको ढूंढते हुए, तो उन्होंने देखा वो जमीन पे मुर्दा पड़ा हुआ है। उसका चेहरा इतना खौफजदा था, आंखें फटी हुई थी, जैसे उसने कुछ देख लिया था और वो मर चुका था। जल्दी से वो पहुंचे, उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके वजूद के अंदर जान नहीं थी। वो मर चुका था बिल्कुल 7वें दिन। जबकि हमसाये ने तो उसको उसी दिन देखा था, जिंदा हालत में रोड क्रॉस करते हुए। कैसेट बताती है वही औरत है, 7 साल पहले मर गई। जबकि उस घर से मिलने वाली हर चीज 7 से जुड़ी थी। 7 लोगों के हाथों की उंगलियां। कुछ समझ ना आया मेरे को। उस कुलीग की जब मरने की मुझे इतला मिली तो मैं वहां पे पहुंचा, उसके घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया वो बहुत अजीब सा हो गया था। बस एक बात कहता था, तुमने वो आवाज सुनी है? तुमने वो आवाज सुनी है? इसके अलावा वो कोई बात नहीं करता था, चुप रहता था। खुद बाथरूम चल के उठ के चला जाता था, खाने को रखते थे, खा लेता था, बात किसी से नहीं करता था, लेटा रहता था, बाहर देखता रहता था। हम उसको कहते थे अपने आप को संभालो, वो चुप रहता था। कभी कभी बोलता था एकदम से उठ के, तुमने वो आवाज सुनी है? तो मैंने पूछा कि वो जिस जगह पे मरा हुआ पिला वहां पे कैसे गया था? वो कहते हैं वो कुछ वॉक करता था, घर के एरिया में भी खड़ा होकर वॉक करता था और चलते हुए थोड़ा सा दूर भी जाता था। हम कहते थे ठीक है, वॉक करेगा बेहतर हो जाएगा। उस दिन भी वॉक करने के लिए गया, जब वापस नहीं आया तो हमें तशवीश हुई और हम उसके पीछे गए तो वो मुर्दा पड़ा हुआ था। मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। वो 7 लोग जो इस घर में मरे थे, उनकी उंगलियां इतनी ताजा कैसे थी, जिनको मरे हुए भी किसी को 40 साल, किसी को 20, किसी को 25 साल हो गए थे। और उनमें 3 उंगलियां जो नीचे तय खाने से पहली पहली मिली थी, वो उसी औरत की थी जिसने 7 साल पहले कैमरे के सामने अपने आप की गर्दन को काट लिया था। बहुत कोशिश की गई, लेकिन इस केस का भी कोई सुराग ना मिल सका और इसको भी बंद कर दिया गया। वो कहते हैं हमारी जिंदगी में ऐसे कई केसेस होते हैं जिनको हम जितना भी हल करने की कोशिश करें, हम उनको हल नहीं कर सकते। हमें सिखाया यही जाता है कि आप लोगों ने इंसान को ही ढूंढना है, क्योंकि इंसान ही इंसान का कातिल है। लेकिन इन केस को देख के आज भी लगता है ये क्या था? कई सवाल मौजूद हैं, कई राज मौजूद हैं। जिस गुत्थी को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे थे वो सुलझी नहीं, मजीद उलझ गई। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप सुनने वालों को भी ये कहानी सुनते हुए एक उलझन सी हो गई होगी। हर सवाल जो आपके दिमाग में भी आया होगा आपको मजीद उलझा गया होगा। कहानी सुलझने की बजाय आपके दिमाग में भी शदीद उलझ गई होगी। कैसी लगी आज की कहानी आपको? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।